हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रॉपर्टी गुरुकुल। आज हमारे साथ हैं प्रॉपर्टी सब्जेक्ट के एक्सपर्ट मिस्टर राजवंत सिंह मोहाली जी। आज हम इनसे प्रॉपर्टी परचेजिंग के बारे में सीखेंगे। तो सर, पहला क्वेश्चन मेरा आपसे यह है कि प्रॉपर्टी परचेज करते हुए कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना होता है? हाँ, सबसे पहले हमने प्रॉपर्टी सेलेक्ट करनी है। जैसी प्रॉपर्टी हमें चाहिए, अपने यूज़ के लिए चाहिए, इन्वेस्टमेंट के लिए चाहिए या किसी और पर्पज़ के लिए चाहिए, तो सबसे पहले तो हमने ये चीज़ सेलेक्ट करनी है और उस प्रॉपर्टी के बारे में अच्छे तरीके से जानना है कि ये प्रॉपर्टी कहाँ पर फॉल कर रही है और इसके आने वाला जो फ्यूचर है उसका क्या है, इसमें बढ़ने के चांसेस, एप्रिशिएट होने के चांसेस हैं या नहीं हैं, इसमें कुछ और कोई आसपास में प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, ये देखना है और आपको हर एंगल से प्रॉपर्टी सूट करती है। सबसे पहले तो यही देखना है कि हमने प्रॉपर्टी सेलेक्ट करनी है फ्रॉम ऑल एंगल्स कि आपको प्रॉपर्टी सूट करनी चाहिए। जी सर। तो सर, इसके बाद का प्रोसीजर क्या रहता है? इसके बाद का प्रोसीजर, जब हम प्रॉपर्टी सेलेक्ट कर लेते हैं, प्रॉपर्टी पसंद आ जाती है, तो हम फिर इसको खरीदने के मन से अगला जो स्टेप लेते हैं। खरीदने के मन से हमें इसमें टाइटल देखना पड़ता है, इसकी लोकेशन देखनी पड़ती है, इसका पोजेसन देखना पड़ता है कि किसके पास पोजेसन है, कहीं ऐसा तो नहीं कि पोजेसन के पास है, इसके जो टाइटल में है कहीं लोन वगैरह तो नहीं लिया हुआ, यदि लोन लिया हुआ है तो कितना लोन लिया हुआ है, कि प्रॉपर्टी का रेट क्या है और उसका मतलब लोन उससे ज़्यादा तो नहीं है। तो ये चीज़ें देखने के बाद हमारा जो अगला स्टेप आता है एग्रीमेंट टू सेल का आता है, जिसको हम कंट्रैक्ट भी कहते हैं। आप उसमें कंट्रैक्ट करना या एग्रीमेंट टू सेल करना, उसका एग्रीमेंट टू सेल का हमारा आ जाता है। तो उसका एग्रीमेंट टू सेल करने के बाद फिर आगे हम चलते हैं। तो सर, अग्रीमेंट में क्या कुछ लिखा जाता है? एग्रीमेंट टू सेल में लिखा जाता है सबसे पहले तो प्रॉपर्टी की डिटेल, प्रॉपर्टी कहाँ की है, किस गांव की है, किस शहर की है, क्या साइज़ है, कितनी गहराई में है, कितनी ऊंचाई में है, जो भी मतलब हर चीज़ प्रॉपर्टी के बारे में। नंबर 2, उसकी जो मलकियत है, जो उसके ओनरशिप है, उसके बारे में हमें देखा जाता है कि ये प्रॉपर्टी किसके नाम पे खड़ी है, बेचने वाला कौन है। ये ऐसी तो नहीं है कि ये प्रॉपर्टी 5 भाइयों के नाम पे हो और एक भाई बेच रहा हो और आपको यही ना पता लगे कि प्रॉपर्टी हमने खरीदनी है, कौन सी, कहाँ हमें कब्जा मिलेगा, कहाँ नहीं मिलेगा। नो डाउट, यदि 5 भाइयों के नाम पे प्रॉपर्टी है, एक भाई बेचना चाहे बेच सकता है वो, लेकिन उसका कब्जा इंश्योर आपको करना पड़ेगा। ऐसी चीज़ें हमने देखनी है। और सबसे जो ज़रूरी चीज़ है, हमें रेट, प्रॉपर रेट कौन सा है, वो इसका प्रॉपर्टी का रेट कितना है। उसके बाद जो डेट ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ सेल डीड है, ये देखनी है कि रजिस्ट्री हमने कब करवानी है और रजिस्ट्री होने के बाद हमने क्या क्या देखना है। और जो भी प्रॉपर्टी में जितने भी उसको हक हैं, हकूक जिसको बोलते हैं, प्लूरल हक को, जो राइट्स हैं, वो जो हैं वो सारे के सारे देखने हैं। सपोज़ हमने कोई ज़मीन खरीदनी है, ज़मीन में देखना है कि पानी की मोटर लगी हुई है या पानी का दूसरा कोई साधन है, वो भी लिखना है। रास्ता कितना लगता है और इसमें कोई, यदि कोई घर बना हुआ है ज़मीन में, वो भी लिखना है। यदि उसमें कोई वृक्ष खड़े हैं, वो भी लिखने। कोई चीज़ नहीं छोड़नी। सबसे ज़्यादा रेट और डेट, इसके ऊपर आपने ज़रूर ध्यान देना। क्या अग्रीमेंट फुल एंड फाइनल डॉक्यूमेंट है या इसके बाद भी कोई प्रोसेस होता है? नहीं, रेंट जो एग्रीमेंट टू सेल है, ये फुल एंड फाइनल एग्रीमेंट, मतलब फुल एंड फाइनल डॉक्यूमेंट नहीं होता। फुल एंड फाइनल डॉक्यूमेंट इसलिए नहीं होता क्योंकि एग्रीमेंट टू सेल के ऊपर ये प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र नहीं हो सकती। प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करवाने के लिए हमें इससे अगली जो है सेल डीड, रजिस्ट्रेशन ऑफ सेल डीड, जिसको हम सादी भाषा में रजिस्ट्री कहते हैं, वो रजिस्ट्री करवानी पड़ती है। जिसके लिए ख़रीदार है वो अपने पास से स्टाम्प लगाता है, स्टैंप ड्यूटी जो लगती है, और वो जाके उसके लिखी जाती है। रजिस्ट्री लिखी जाने के बाद 2 गवाहियाँ डलती हैं और फिर जाके तहसीलदार के पास तस्दीक होती है। तो इस तरीके से मतलब जो एग्रीमेंट में लिखा गया, सारी शर्तें, जो सारे हक हकूक, जो राइट्स सारे एग्रीमेंट टू सेल में लिखे गए हैं, वही सारे रजिस्ट्री में लिखने जरूरी हैं। जी सर। सर, मेरा आपसे लास्ट क्वेश्चन है कि रजिस्ट्री करवाते टाइम पोजेसन कब लेना चाहिए? देखो, ये पोजेसन तो मैं बार बार, मेरी एक नहीं काफ़ी वीडियोस इसमें पड़ी हैं, मैं ये कहता हूँ कि पोजेसन तो जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी ले लेना चाहिए।
हम तो कोशिश ये करते हैं, मैं एज ए इंडिविजुअल बात करूं, एज राजवंश सिंह मोहाली बात करूं, तो हम तो पोजेसन जो है अपने एग्रीमेंट टू सेल पर ही ले लेते हैं। लेकिन यदि आपको एग्रीमेंट टू सेल पर पोजेसन नहीं मिलता तो रजिस्ट्री की फुल एंड फाइनल पेमेंट करने से पहले आपको पोजेसन लेना बहुत ज़रूरी है। यदि आप पूरी पेमेंट कर दोगे उसको और आपको कब्जा नहीं मिला, तो जब आप पूरी पेमेंट कर देते हो तो दोबारा आप उसको बंदे को बुलाओगे कि जी हमें पोजेसन दे दो, हमारी ज़मीन की निशानदेही करवा दो, पूरी करवा दो, तो आदमी इंटरेस्ट लूज़ कर जाता है। और कई बार इसमें कोई गड़बड़ भी हो सकती है कि उसके पास पोजेसन होता ही नहीं। कम से कम पैसे देके आपने पोजेसन लेने की कोशिश करनी है। यदि आप ये काम ना भी कर सको तो रजिस्ट्री से 2 दिन पहले, 4 दिन पहले एग्रीमेंट में लिख लेना है कि आपने निशानदेही लेके ज़मीन पूरी करके हमें पोजेसन देना है रजिस्ट्री से पहले। फुल एंड फाइनल पेमेंट करने से पहले यदि आप पोजेसन ले लेते हो तो आप जो है सेफ़ रह सकते हो, आपकी डील सेफ़ रह सकती है। तो अगला जो पार्ट है इसमें, रजिस्ट्रेशन ऑफ सेल डीड, इट इज़ नॉट ए फाइनल डॉक्यूमेंट। इसके बाद एक और प्रोसीजर है, प्रोसेस है, वो है दाखिल खारिज, इंतकाल या म्यूटेशन, जो मर्जी उसको कह लो, नामांतरण भी कहते हैं। मतलब जो पिछले, सपोज मैं इसमें सेलर हूँ, मैं प्रॉपर्टी बेच दी है, आपको बेच दी है और आपके नाम पे रजिस्ट्री करवा दी है। रजिस्ट्री फाइनल डॉक्यूमेंट नहीं है, उसके बाद मेरे नाम से ये प्रॉपर्टी ख़त्म होनी ज़रूरी है। इंतकाल का मतलब भी ख़त्म होना है। मेरे नाम से प्रॉपर्टी ख़त्म होकर तुम्हारे नाम पे एंट्री होनी है। इसी को दाखिल खारिज बोलते हैं। भी एक जगह पे खारिज होगी और दूसरी जगह पे दाखिल होगी। इसको मैं सिंपल भाषा में भी कहता हूँ, एक ये जैसे एक शरीर में एक आत्मा होती है, वो आत्मा एक शरीर से निकल के जब तक दूसरे शरीर में नहीं जाएगी तब तक ये प्रोसेस पूरा नहीं होगा। इसी तरीके से ये म्यूटेशन, इंतकाल, दाखिल खारिज या नामांतरण जब तक पिछले नाम से नहीं कटा जाएगा तो अगले नाम पे नहीं चढ़ जाएगा। सो इन बातों का आपने ध्यान रखना है। यदि आप इन बातों का ध्यान रखोगे तो आपका जो फाइनेंशियल स्टेटस है, आपका मेंटल स्टेटस है, आपका फाइनेंस है, वो भी सेफ़ रहेगा, आपके मन की शांति भी सेफ़ रहेगी। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो वीडियो है आप सभी के लिए, जो सीख रहे हैं वो भी या जो ख़रीद रहे हैं वो भी, उनके लिए ये बेनिफिट रहेगी। थैंक यू वेरी मच। जिन दोस्तों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन दबा लो, और वीडियो अच्छी लगे लाइक कर लो, शेयर कर लो, और आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके मेरे से सवाल कर सकते हो। किसी और टॉपिक पर वीडियो बनवानी है तो आप मेरे को उसमें आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो कि इस टॉपिक पे वीडियो बनाओ, ताकि आपकी समस्या के हिसाब से मैं आपको वीडियो दे सकूं। थैंक यू वेरी मच।